गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज हम लोग चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करने वाले हैं। बाजार 85,000 लेवल को क्रॉस कर गया है, निफ्टी 26,000 लेवल से ऊपर है। तो अभी सारे सेक्टर, सारे सेगमेंट, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरियल, सारा लग रहा है कि ओवर वैल्यूड है। इस हालत में हमें कुछ ऐसे पॉइंट पे डिस्कशन करूँगा। क्या बाजार बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकता है? क्या बाजार में, निफ्टी में 8-10 हज़ार की गिरावट आ सकता है क्या? मैं इस पे तर्क संगत आपको एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि क्यों नहीं लगता है मुझे कि बाजार एक बड़ी गिरावट की ओर जा सकती है। बिल्कुल नहीं जा सकती है। उसकी चर्चा मैं करूंगा एक एक पॉइंट पीछे। आपको मैं कुछ कुछ फैक्टर बताऊंगा जिसपे ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोग आज से 10 साल 20 साल पहले क्या थे, जब बाजार बहुत ज़्यादा गिर जाता था एक साथ और उसको फिर वापस रिकवर होने में टाइम लगता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाजार अभी नहीं गिरेगा, बट वो गिरावट थोड़ी सी होगी। 1000-2000 निफ्टी अगर गिरेगा तो किसी और वजह से गिरेगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है, मेन बिंदु है, वो हमारी स्थिति, बैकबोन जिसे कहते हैं, भारत की बैकबोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो पहला पॉइंट है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसका मतलब बाहर की सामान हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं भारत में, और हम अपने इंडिया में जो बना हुआ है सामान उसको हम कम बेच पा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन ज़्यादा होती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। अब मैं बात करूंगा 1991 से लेके अभी तक। उस समय अगर देखोगे करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा थी। 2012 में अगर देखोगे तो हमारी स्थिति, अर्थव्यवस्था बहुत हालत ख़राब हो गया था। एक समय ऐसा आ गया था कि 4.5% का करंट अकाउंट डेफिसिट चला गया था। करेंसी अपनी 20% गिर गई थी। अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन है करंट अकाउंट डेफिसिट लेस देन 1% है। अगर हम इस गवर्नमेंट को या किसी और पीछे जो भी गवर्नमेंट रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किए हैं। अभी पिछले 10 सालों में करंट अकाउंट डेफिसिट में इतनी जो कमी आई है, उसकी मुख्य वजह वेल मैनेजमेंट है। यही हालत रही तो नेक्स्ट 5-7 सालों में हम करंट अकाउंट डेफिसिट की जगह करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएंगे। तो वो सिचुएशन नहीं रही 2012 वाली या उससे पहले वाली। दूसरी पॉइंट अगर आती फिस्कल डेफिसिट। अगर फिस्कल डेफिसिट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो भारत सरकार है उसकी बोरोइंग बढ़ जाएगी। अगर उसकी बोरोइंग बढ़ गई तो क्या होता है कि वो ज़्यादा बोरो करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, तो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। लेकिन पिछले अगर आप 4-5 सालों में देखोगे, इस गवर्नमेंट ने, इस फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट किया है, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ है कि हम लोग गवर्नमेंट बोरोइंग को बढ़ने नहीं दिए। तीसरा फैक्टर अगर हम देखते हैं तो बैंकिंग सिस्टम। अगर बैंकिंग सिस्टम को सुनते ही मुझे खुशी आती है। अगर 2001, 2008, 2013-14 या उसके बाद भी थोड़ी सी देखें तो बहुत सारे बैंकों में प्रॉब्लम आई, क्राइसिस आई। लेकिन अगर अभी हम लोग देखते हैं तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बैंकिंग सिस्टम इंडिया की है। यूएस का भी बैंक पीछे धराशायी हुए, बहुत सारे बैंक बैंकरप्सी की ओर चले गए, लेकिन वो इंडिया में नहीं आया। 1-2 बैंकों में छोटे छोटे प्रॉब्लम आया था, जिसको हमारे आरबीआई ने बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया। आज की टाइम में बैंक हमारा वेल कैपिटलाइज है, यानी कैपिटल बहुत अच्छा है उनके पास। साथ में सब डिजिटल हो रहे हैं। इसका मतलब है अभी आपको बैंक अकाउंट खुलाने के लिए बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, स्टार्टिंग से आप ओपन कर सकते हो अकाउंट। चौथी चीज इन्फ्लेशन। पीछे कोरोना के बाद हमने जब भी देखा, चाहे यूएस हो या और कंट्री हो, वहाँ इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था। उस समय ऐसा नहीं कि हम लोग का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, लेकिन हम लोग का इन्फ्लेशन कम बढ़ा। और जब हम लोग का इन्फ्लेशन कम बढ़ा तो उससे क्या हुआ कि हम लोग उसको अच्छे ढंग से, जो हमारे गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वेल मैनेज किए। ऐसा होता है कि अगर कोई रिस्क हो रहा है, कोई एक्सीडेंट होने वाला हो,
और उसको हम लोग बचा लेते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे ही किया। याद होगा आपको, रसिया की क्रूड ऑयल हमने सस्ते रेट पे खरीद लिया था। अगर वो नहीं किए होते तो अभी क्या होता कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत थोड़ी सी नाजुक और हो जाती। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की दूरदर्शिता, फोरकास्टिंग इतनी अच्छी है कि उन्होंने उस समय ये कदम उठाया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा। अगर इन्फ्लेशन पहले बढ़ जाती थी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती थी, उसके बाद क्या होता था कि जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उनकी अर्निंग कम हो जाती थी, उनके फिर प्रॉफिट कम हो जाएगी, फिर उससे क्या होगा कि शेयर प्राइस लुढ़क सकता था। नेक्स्ट और सबसे मुख्य बिंदु मैं जो बताऊंगा वो है डेट टू जीडीपी रेशियो या कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी रेशियो। अगर आप ग्लोबल क्राइसिस के बाद देखें तो ओनली इंडिया ऐसा देश है जिसकी डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्रीज हुआ। अकेला इकलौता देश है जिसकी 75% के करीब आया हुआ है। कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी रेशियो भी बहुत ही अच्छी है। अभी हम लोग बहुत अच्छे सिचुएशन पे हैं। इसी में पहले क्या होता था कि मार्केट थोड़ा सा गिरा तो उस पर एक चिंगारी और लग जाती थी कि जिसको बोलते थे मार्जिनल फंडिंग सेलिंग, जिसपे क्या होता था कि उससे इतनी सेलिंग होती थी कि फिर बाजार और ज़्यादा गिरता जाता था। लेकिन थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट से भी, जिन्होंने इतने ढंग से मैनेज किया, अब तो मार्जिनल फंडिंग की हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं। वो भी 50% की देती है, वो भी गिने चुने स्टॉक्स में। जब वो है ही नहीं अब तो मार्केट गिरने के उतनी सवाल ही नहीं है। अब ये तो इतने बेसिक स्ट्रक्चर इतने स्ट्रांग हैं हम भारत के लोग, भारत की सिस्टम। अब हम कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। उस पर क्या होता है कि जैसे अभी जीएसटी कलेक्शन वन ऑफ द बेस्ट है। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन वेल कंट्रोल है। अगर हम बात करते हैं अपनी आरबीआई के सिस्टम बेस्ट है, रेगुलेशन बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग इंडिया में सब कुछ फूलों के जैसा हो गया, बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमारे गवर्नमेंट को बहुत सारे इशू पे ध्यान देना है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जो बहुत सारे लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, इस पर हमें बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को दूर दूर तक, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में पहुंचाना है, ताकि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, कोई भी बच्चा बिना स्कूल जाए नहीं रह सके। सबका एजुकेशन पे राइट है। हमें सब जगह बिजली पहुंचाना है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे भी चैलेंजेस बाकी हैं। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारी दिशा नेक है। हम अच्छी दिशा की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं और धीरे धीरे करते रहेंगे। अभी हम लोग 150 करोड़ की जनता है, वो यंग पॉपुलेशन है, करीब करीब 30 से 35% पॉपुलेशन यंग है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि हम लोग का भी सारे वर्किंग लोग हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग की जीडीपी 100% बढ़ेगी। अभी पिछले वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 400 का सिलेंडर 900 रुपये हो गया, 1200 रुपये हो गए, तेल इतने महंगे हो गए। ज़रूर हो गए, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोग को थोड़े थोड़े इनकम ज़रूर बढ़ाए। हमें गवर्नमेंट को थोड़ी सी इस पर फोकस करनी पड़ेगी। अकेला गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। हमें मिलजुल के एक साथ भारत को तीसरे स्थान पे ले जाना है। तो जिन भाइयों को लगता होगा कि बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाज़ार में करेक्शन नहीं आएगी। अगर कोरोना जैसी स्थिति आ गई तो बाज़ार गिर सकता है, लेकिन उस समय कितना देर तक बाज़ार वहाँ रुका, बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पे रुका और वापस आ गया। तो जिन भाइयों ने जिन बहनों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या अभी करना चाहते हैं, आज ही ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से देखिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, कौन से बेस्ट एफडी है, आरबीआई का कौन सा जीसेक पेपर अच्छा रिटर्न दे रहा है, कौन सी लॉन्ग टर्म पेपर है, शॉर्ट टर्म पेपर है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, इंश्योरेंस है। तो हम लोग वहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपको एक ही ऐप के थ्रू दे रहे हैं, जहाँ पे आपको मेरे पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप पूरे भारत में या पूरे विश्व में किसी भी कोने पे हो, वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करें। म्यूचुअल फंड और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क
प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।